प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं यानी कि 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का अध्याय नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमारे सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं। पहला भाग जो है इतिहास, दूसरा भाग है भूगोल, तीसरा भाग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र और चौथा भाग है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। 3 भागों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, परिवर्तित नहीं किया गया है, लेकिन हमारा जो पहला भाग है सामाजिक विज्ञान का इतिहास, उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इतिहास भाग जो है उसको परिवर्तित किया गया है। जो नया पाठ्यक्रम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इतिहास का दिया गया है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसका जो अध्याय है पहला, उसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। यानी कि जो सरस्वती नदी है, सिंधु नदी है, उसका जो क्षेत्र है, उनके बीच का जो क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि जहाँ पर है, उन दोनों, उसमें नगरों का किस प्रकार से विकास हुआ, उसमें सभ्यता का किस प्रकार से विकास हुआ, इस चैप्टर में, इस अध्याय में उस पर चर्चा की गई है। सबसे पहले सरस्वती नदी और सिंधु नदी। सरस्वती नदी जो है यमुनानगर का जो हिस्सा है उसके ऊपरी हिस्से में से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनके उससे थोड़ा नीचे सरस्वती नदी का है। तो सबसे पहले हमें सभ्यता के बारे में ही पता होना चाहिए कि सभ्यता है क्या। सभ्यता शब्द का जो प्रयोग है मानव समाज के प्रगतिशील विचार, उन्नत कृषि या आधुनिक यंत्रों के द्वारा की जाने वाली कृषि या खेती, व्यापार और व्यावसायिक और विशेषज्ञता यानी कि जो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से निपुण हो, और नगरीकरण आदि के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करता है। भौतिक क्षेत्र, भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार की संस्कृति होती है। भौतिक जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, जो हमें दिखाई देती है, अर्थात जो मूर्त होती है, वो भौतिक संस्कृति होती है, और उसमें अभौतिक संस्कृति जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती। इसीलिए सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करता है। उसी को अर्थात ये कह सकते हैं संस्कृति का सुधरा हुआ रूप ही सभ्यता है। अब आई बात भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी कि भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता जो है उसका जो उदय हुआ था वो सरस्वती नदी और सिंधु नदियों के किनारे हुआ था। जहाँ से सिंधु नदी बहती है और सरस्वती नदी बहती है और उनके किनारे जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। इसीलिए इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन इस संस्कृति को माना गया है, इस सभ्यता को माना गया है सरस्वती व सिंधु सभ्यता को, या ये कह लीजिए सरस्वती सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को समान माना गया है, समकालीन माना गया है। मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच वह इलाका है जो टिग्रिस और कुरात नदियों के बीच बसा हुआ है। इस इलाके में इराक है, इराक देश, या उत्तरी पूर्वी सीरिया या दक्षिणी पूर्वी तुर्की क्षेत्र आदि इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी जो है उसके किनारे जो बसे हैं, या उसके किनारे किनारे जो क्षेत्र है बसा हुआ है, उसको हम मिस्र सभ्यता कहते हैं। अफ्रीका के लोग नील नदी की इसीलिए ही पूजा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कहाँ कहाँ तक सिंधु सभ्यता पाई जाती थी या उसका विस्तार था। तो
यदि हम सिंधु सभ्यता और सरस्वती सभ्यता की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में जो जम्मू का मांडा है वहाँ से लेकर और दक्षिण तक जो इसका विस्तार है वो कहाँ तक है, दायमाबाद महाराष्ट्र तक। यानी कि उत्तर के जम्मू से लेकर दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैला है। और इसका सिंधु सभ्यता का जो दूसरा विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, वो हमारे आलमगिरीपुर जो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो शहर है, उसका जो शहर है वो है आलमगिरीपुर से लेकर पश्चिम के सुतकांगे नेडोर तक, जो कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ तक इसका सरस्वती और सिंधु सभ्यता का विस्तार है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर माना गया है। और यदि हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है, जहाँ तक ये फैला हुआ है, अर्थात इसका जहाँ तक विस्तार है वो 1600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। किसमें? पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। और इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1400 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये 1400 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो भारत में जो इस सभ्यता का पूरा स्थल है, प्राचीन स्थल है, वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। और इसी प्रकार यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो गांव राखीगढ़ी है वहाँ, और बनवाली में, पंजाब में हड़प्पा, गुजरात में धोलावीरा और राजस्थान में कालीबंगा इस सभ्यता के प्रमुख नगर पाए जाते थे। प्यारे बच्चों, यदि हम सरस्वती सिंधु सभ्यता को कालक्रम की दृष्टि से देखें तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कालक्रम की दृष्टि से 3 भाग कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सरस्वती सिंधु सभ्यता को कालक्रम की दृष्टि से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। रेडियो कार्बन की तिथि से पता चलता है। रेडियो कार्बन तिथि से हमारा क्या अभिप्राय है? कार्बन तिथि कौन सी होती है? जैसे अभी मैंने बताया था आपको पहले, हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी जो गांव, वहाँ पर जो खुदाई होती है उससे जो अवशेष वहाँ निकलते हैं और हमें यह ज्ञात करने के लिए लैब में ले जाया जाता है, और तो कार्बन तिथि से ही पता चलता है कि ये कितने वर्ष पुराना है। तो कार्बन तिथि क्या है कि जीव जंतु और पौधों के प्राप्त अवशेषों के जीवन काल और समय चक्र का निर्धारण करने की एक विधि है जिसके द्वारा उन अवशेषों का पता लगाया जाता है कि ये कितने हजार वर्ष पुराने हैं। तो वो क्या कहलाएगा? कार्बन तिथि। तो यदि हम सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के कालक्रम की बात करें 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व, ये तो क्रम घट गया। तो ईस्वी पूर्व से हमारा अभिप्राय है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 7500 साल पहले, और ईसा मसीह के जन्म से 7000 पहले, यानी कि 500 का डिफरेंस जो आया, 500 वर्ष तक सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृति के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया या उसे बनाना शुरू कर दिया। कितने वर्षों तक बनाया? 500 वर्ष। डिफरेंस कितना है? 7500 से 7000, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि कितने वर्ष पहले? 7500 वर्ष पहले। और कब तक? ईसा मसीह के जन्म से 7000 वर्ष पहले। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 500। यानी कि 500 वर्षों तक सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृति के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद 3200 ईस्वी पूर्व में क्या किया? यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3200 वर्ष पहले
नगर योजना बनाना शुरू किया, लेखन कला का कार्य शुरू किया, मोहरों का विकास किया, नाप तोल की पद्धति यानी कि विधि को अपनाया गया और प्रथम कृषि संस्कृतियों में परिवर्तन करके विकसित ग्रामीण संस्कृति का आगाज किया, अर्थात उसका विकास किया। उसके बाद 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात करके उनको मिला करके और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में नगरीय विकास कब हुआ, यानी कि नगरीकरण होना प्रारंभ कब हुआ, वो कब हुआ 2600 ईस्वी पूर्व में। यानी कि नगरीय जीवन की विशेषताओं का आत्मसात करके और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, यानी कि आगाज हुआ। उसके पश्चात 1900 ईस्वी पूर्व तक इस नगरीय सभ्यता का ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन ईस्वी पूर्व तक आते आते जो नगरीय जीवन था वो ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित होना शुरू हो गया और 1300 ईस्वी पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया, अर्थात ये समाप्त हो गई। प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न इस अध्याय में बनता है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सरस्वती सिंधु जो सभ्यता ही उसमें नगर किस प्रकार के पाए जाते थे, अर्थात नगरों की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में अक्षेत्रीय विभेद पाया जाता था, अर्थात उसे दो भागों में विभाजित किया गया था। सभ्यता के नगर में पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते थे, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में टीले मिलते थे। और पूर्व टीला में कौन रहते थे और पश्चिम की टीला में कौन रहता था। जो पूर्व के टीला थे या पूर्व दिशा में जो टीले थे वो आवास क्षेत्र थे, अर्थात वहाँ पर सामान्य नागरिक रहते थे या व्यापारी, बढ़ई, शिल्पकार, इस प्रकार। यानी कि वहाँ पर नगरीय आवास क्षेत्र, यानी कि जो पूर्व का टीला था उसमें नगरीय आवास क्षेत्र था, उसमें सामान्य नागरिक रहते थे, व्यापारी रहते थे, शिल्पकार रहते थे, कारीगर रहते थे, बढ़ई रहते थे, श्रमिक या मजदूर रहते थे। और जो पश्चिम में टीला था सभ्यता के उसमें प्रशासनिक भवन पाए जाते थे, जहाँ से प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, या सार्वजनिक भवन पाए जाते थे। और अनागार, जहाँ पर अन्न को स्टॉक किया जाता था, अनागार भवन होते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता में या सिंधु सरस्वती सभ्यता में दो प्रकार के टीले पाए जाते थे, दो प्रकार, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पूर्व दिशा में जो टीला था वो आवासीय क्षेत्र था और पश्चिम दिशा में जो टीला था उसमें प्रशासनिक भवन पाए जाते थे और सार्वजनिक भवन पाए जाते थे, अनागार भवन पाए जाते थे। उसके पश्चात सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर योजना में सड़कों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? क्योंकि नगर में जो मुख्य सड़कें थे, मुख्य सड़कें 5 या 6 भागों में नगर को विभाजित करती थी और मोहनजोदड़ो मुख्य सड़कें जो थी वो 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी। इसी प्रकार कालीभंगा जो राजस्थान में है, कालीभंगा, राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार में है, मिताथल, वहाँ पर सड़कें चौड़ी थी और परंतु वो कच्ची थी। और इसी प्रकार नगरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। इसी प्रकार घरों की जो नालियाँ होती थी, छोटी छोटी नालियाँ, और सड़क के किनारे जो बड़े बड़े नाले होते थे, जो घरों की नालियाँ थी वो बड़े नालों में गिरती थी और बड़े नालों से नगर से पानी को जो है नगर से बाहर निकाला जाता था। अर्थात घरों की नालियाँ सड़क किनारे बड़े नालों में गिरती थी, फिर नालों के माध्यम से उस पानी को नगर से बाहर निकाला जाता था। तो नालियाँ मुख्यतः पक्की ईंटों की होती थी और इसी प्रकार
सरस्वती सिंधु सभ्यताओं में सामुदायिक भवन भी मिलते थे, जो पूरे समुदाय यानी कि सार्वजनिक भवन पाए जाते थे, समुदाय के भवन पाए जाते थे, जो साझे होते हैं ऐसे भवन पाए जाते थे। इन सामुदायिक भवनों में सभागार होता था, जहाँ पर पंचायत होती थी या सभा होती थी, या जिसको हम सभा भवन भी बोलते हैं। अनागार, जहाँ पर अन्न को इकट्ठा किया जाता था, 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, ऐसे अनागार सिंधु सभ्यता में पाए जाते थे। स्नानागार, जहाँ पर स्नान आदि के लिए जो तालाब होता था, इस प्रकार के साक्ष्य वहाँ पर पाए जाते हैं। इन भवनों में 1:2, 2:3 और 1:2, 2:4 की ईंटों का प्रयोग, अर्थात चाहे वो सभागार हो, अनागार हो, स्नानागार हो, सभी को बनाने के लिए जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उनका अनुपात क्या था? 1:2, 2:3, 1:2, 2:4, जो कि पक्की ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। इसी प्रकार सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो आवासीय भवन थे, वो उनमें 3 से 4 कमरे होते थे। उस घर में एक रसोई होती थी, एक स्नान घर होता था, भवन के बीच में एक आंगन होता था, और जो संपन्न लोग थे या जो अमीर लोग थे, उनके घरों में शौचालय भी पाए जाते थे और कुआं भी पाया जाता था। अमीर लोगों के घर में, आम लोगों के घर में नहीं होता था। आम लोगों के घर में रसोई घर, स्नान घर और 3-4 कमरे और बीच में एक आंगन। लेकिन जो अमीर लोग थे, उनके घर में कुआं भी पाया जाता था और शौचालय भी पाए जाते थे। और मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान और फर्श और दीवारों पर पलस्तर, जिस प्रकार आज होता है, इसी प्रकार पलस्तर के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहने का अभिप्राय है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो नगर योजना की जो विशेषताएं थी, उस पर आज हमने चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में हम सामाजिक जीवन पर और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार की थी और सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।